अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 14, उसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर है ख़ास तौर पे उसमें हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया था और उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हमने डिस्कस किया हुआ था। उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है और एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा लेक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन लेना है ह्यूमन हार्ट का और चेक करना है कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट के बारे में ऑलरेडी ये बात डिस्कस हो चुकी है। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 क्या हैं बेटा, वो एट्रिया हैं और बाकी जो 2 हैं वो क्या हैं बेटा, वेंट्रिकल हैं। तो आज वन बाय वन हम एट्रिया और वेंट्रिकल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एट्रिया क्या है। एट्रिया के बारे में ये तो हमें पता है कि 2 एट्रिया होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रिया, और दूसरा क्या होता है बेटा, राइट एट्रिया। वैसे जनरली जितने भी एट्रिया है ना, इनको कहा जाता है रिसीविंग चैम्बर्स। रिसीविंग चैम्बर्स यानी पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो इकट्ठा हो रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है किसके अंदर, एट्रिया के अंदर। और चाहे वो लेफ़्ट है चाहे वो राइट है। लेफ़्ट एट्रिया है तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा होता है, और अगर राइट एट्रिया है तो पूरी बॉडी से, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा होता है। एट्रिया के अंदर जो ब्लड रिसीविंग चैम्बर है, इसके अलावा एट्रिया के अंदर और क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जो यूनिक फीचर है दोनों एट्रिया के अंदर, वो है वहाँ पर सेवरल फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स एट्रिया के अंदर आपको फोल्ड्स नज़र आएंगे, यानी आप क्रॉस सेक्शन कट करें और ये 2 आपके एट्रिया हैं। एट्रिया के अंदर आपको बिल्कुल स्मूथ सरफेस नज़र नहीं आएगी, बल्कि उनके अंदर फोल्ड्स नज़र आएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, मस्कुलाई पेक्टिनेटाई। मस्कुलाई पेक्टिनेटाई, इन फोल्ड्स को कहा जाता है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी एट्रिया के मुतालिक। अब ज़रा हम लेफ़्ट और राइट एट्रिया का आपस में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों एट्रिया का आपस में क्या डिफरेंस है। राइट एट्रियम की अगर हम बात करें तो राइट एट्रियम लार्ज साइज़ का है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लार्ज इन साइज़। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है 3 जो है मेन पार्ट से या 3 डक्ट से। 3 डक्ट्स ऐसी हैं जो क्या कर रही होते हैं, पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर लेकर आ रही होती हैं, राइट एट्रियम के अंदर। अब उसमें से कौन सी है, एक सुपीरियर वेना केवा है, यहाँ साथ साथ लेबल करते जाते हैं। सुपीरियर वेना केवा, इसकी ओपनिंग यहाँ पर होती है, और एक लोअर साइड से हमारी एब्डोमेन और लेग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए आ रहा होता है। इसके अलावा जो ह्यूमन हार्ट है, इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चैम्बर के अंदर जो राइट वेंट्रिकल से पीछे मौजूद होता है, उसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। कोरोनरी साइनस से ब्लड लेकर आ रहा होता है एक ये अपर्चर। ये जो अपर्चर है कोरोनरी साइनस से लेकर आ रहा होता है। तो 3 जगहों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा किया जा रहा होता है राइट एट्रियम के अंदर। एक सुपीरियर वेना केवा लेकर आ रही होती है, हेड से, नेक से और दोनों आर्म से। सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। इन्फीरियर वेना केवा हमारे एब्डोमेन से और लेग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और कोरोनरी साइनस में हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब ये कोरोनरी साइनस वैसे है क्या, ये जैसे ह्यूमन हार्ट है ना, ये हार्ट है, इसका ये राइट चैम्बर है। राइट चैम्बर के पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, चैम्बर होता है, उसके अंदर पूरे हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ इकट्ठा होता है। वहाँ से फिर एक होल है, ओपनिंग है, छोटा सुराख है, जो किस में खुल रहा होता है, राइट एट्रियम के अंदर खुल रहा होता है, राइट एट्रियम के अंदर। फिर वहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा इकट्ठा हो जाता है। तो ये 3-4 बातें आप लोगों ने राइट एट्रियम के बारे में याद रखनी है कि लेफ़्ट एट्रियम की निस्बत इसका साइज़ लार्ज होगा, और 3 ओपनिंग्स हैं जो इसके अंदर खुल रही होती हैं, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग और इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग। लेफ्ट एट्रिया की अगर हम बात करें, लेफ्ट एट्रिया साइज में स्मॉल है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और इसके अलावा इसके अंदर 4 ओपनिंग्स होती हैं, यानी 4 तरह के इसमें होल्स होते हैं, 4 होल्स होंगे, 4 ओपनिंग्स होंगी। वो कौन कौन से बोला बेटा, ये पल्मोनरी वेन्स, हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स आती हैं। क्लियर। अब 2 लंग्स हैं तो जाहिर बात है 4 पल्मोनरी वेन होंगी। वो पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो इस लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड को लेकर आ रही होती है। तो लेफ्ट एट्रिया में कितनी फिर ओपनिंग्स आ गई जो खुल रही होती हैं, वो हैं 4। और इसमें ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
तो ये एट्रिया के बारे में सिंपल आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। इसके अलावा दोनों एट्रिया के दरमियान एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एक होल भी होता है, एक अपर्चर भी होता है, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेलिस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, फोरामेन ओवेलिस। ये आगे जाकर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। फोरामेन ओवेलिस बेसिकली है क्या? फोरामेन ओवेलिस दो एट्रिया के दरमियान ओपनिंग है। अब ये सिंपल ये ओपनिंग क्यों मौजूद होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो बच्चा है ना माँ के पेट के अंदर, उसके जो लंग्स हैं वो तो ओपन होते नहीं है, उसी के ज़रिए वो सांस नहीं ले रहे होते, बल्कि उनके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिमांड कहाँ से पूरी हो रही होती है? माँ के ब्लड से रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये जो रास्ता है ना पल्मोनरी ट्रंक वाला, जो फेफड़ों की तरफ जा रहा होता है, ये क्लोज होता है। यानी राइट वेंट्रिकल के पास, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड नहीं आता। अगर राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड आएगा तो लंग्स के पास जाएगा, लंग्स तो क्लोज हैं, वहाँ जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए ये पाथ कैसे क्लोज होता है? यहाँ पर डोर्स होते हैं जिनको हम वाल्व कहते हैं, उसके ज़रिए ब्लड जो माँ से आ रहा होता है प्लेसेंटा के ज़रिए, वो राइट एट्रिया में इकट्ठा होता है, राइट वेंट्रिकल में बहुत कम अमाउंट में जाता है, और राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया के पास, राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया के पास ये सारे का सारा ब्लड जाता है, होता ऑक्सीजनेटेड ही है। तो किसके ज़रिए? एक छोटे सुराख के ज़रिए, जिसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। तो फोरामेन ओवेलिस के ज़रिए लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आएगा और फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर इस पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए, या जो सिस्टेमिक एओर्टा है, सॉरी पल्मोनरी ट्रंक नहीं, सिस्टेमिक एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में सर्कुलेशन की जाती है। तो फोरामेन ओवेलिस का काम क्या हुआ कि मदर के अंदर जो बेबी है उसके ब्लड को डायरेक्ट पूरी बॉडी में लेकर जाने के लिए राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के दरमियान ओपनिंग है, ताकि राइट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में जाए, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और फिर उसके बाद सिस्टेमिक एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो। यहाँ पर ब्लड ना आए राइट वेंट्रिकल के पास, क्योंकि फिर लंग्स क्लोज हैं, वहाँ जाकर ऑक्सीजनेशन नहीं हो सकेगी। तो ये काम होता है फोरामेन ओवेलिस का। तो ये एट्रिया के दरमियान ये जो ओपनिंग थी, इसको हमने ज़रा डिस्कस किया। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी एट्रिया के मुतालिक। अब ज़रा हम देखते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। तो वेंट्रिकल्स भी दो ही चैम्बर्स होते हैं। अगर वेंट्रिकल्स का और एट्रिया का कंपैरिजन करें तो एट्रिया की जो वॉल है वो थिन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिक होती है। यानी यहाँ पर मसल्स एट्रिया के अंदर कम होते हैं, बारीक होते हैं, और वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो मसल्स हैं ये ज़्यादा थिक होते हैं। क्लियर? अब इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस क्यों है कि एट्रिया के मसल्स कम हैं और वेंट्रिकल के मसल्स ज़्यादा क्यों हैं? एट्रिया के अंदर कहीं पर इसने ब्लड को पंप नहीं करना, बल्कि पूरी बॉडी से इकट्ठा करना है, यानी इसे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एट्रिया से ब्लड आता है साथ वाले चैम्बर वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर ग्रेविटी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही होता है। ग्रेविटी की वजह से आधे से ज़्यादा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में खुद ब खुद आ जाता है, यानी एट्रिया को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पर मसल्स भी बहुत कम होंगे। तो वेंट्रिकल के अंदर क्यों भाई ज़्यादा मसल्स हैं? इस वजह से राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और किसके पास भेजेगा? पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए ये लंग्स के पास भेज रहा होता है ब्लड। आगे किसके पास ब्लड जा रहा होता है? लंग्स के पास ब्लड जा रहा होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इसे थोड़ा सा वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसने जब ब्लड को पंप करना है ना तो सिस्टेमिक एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में भेजना है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है, ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, सारी की सारी थिक वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्लियर हो गया? तो वेंट्रिकल और एओर्टा में जो बेसिक डिफरेंस था वो यही था कि इनकी वॉल्स का फ़र्क है। रिसीविंग चैम्बर है या पंपिंग चैम्बर है। वेंट्रिकल तो वैसे पंपिंग चैम्बर है, इन्होंने ब्लड को पंप करना है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पंपिंग चैम्बर्स। इसके अलावा जो वेंट्रिकल के अंदर ये आपको फोल्ड नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे फोल्ड नज़र आ रहे हैं, इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं बेटा? इन फोल्ड्स को कहते हैं पेपिलरी मसल्स। दीज आर कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। तो ये एक और डिफरेंस भी हो गया। एट्रिया के अंदर जो फोल्ड आपको नज़र आ रहे थे उनको आपने नाम दिया था हमारे पास मस्कुलर्स, ये मस्कुलाई पैक्टिनेटाई, और जो वेंट्रिकल के अंदर फोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन फोल्ड्स को क्या कह रहे हैं बेटा? पेपिलरी मसल्स कह रहे हैं। इसके अलावा एक यूनिक फीचर और भी होता है कि यहाँ पर कुछ धागे की तरह के स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, ये धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स भी हमें वेंट्रिकल के अंदर देखने को मिलती हैं। ये कहाँ पर होती हैं वो ज़रा हम देखते हैं। ये जो डोर्स हैं, ये जो दरवाजे लगे हुए हैं ना, किन के दरमियान? एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। इन डोर्स का कनेक्शन कुछ धागों के ज़रिए आगे पेपिलरी मसल्स के साथ होता है। ये जो धागे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं धागों को कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। ये यहाँ पर क्यों मौजूद है? यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होंगे, लेफ़्ट साइड पर भी होंगे, लेफ़्ट एट्रिया और
लेफ्ट वेंट्रिकल के डोर्स के दरमियान। ये इनका काम क्या होता है, देखिए ब्लड की सर्कुलेशन को समझें। एट्रिया से ब्लड आएगा वेंट्रिकल के पास, और अगर वेंट्रिकल पंप करेगा तो दोबारा एट्रिया में ब्लड जा सकता है। उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर डोर है। ये कब खुलेंगे, जब एट्रिया से वेंट्रिकल के पास ब्लड आएगा, यहाँ से यहाँ इस तरफ। ये कब क्लोज होंगे, जब वापस ब्लड जाने लगेगा। वापस अगर वेंट्रिकल से एट्रिया के पास ब्लड जाने लगेगा ना, तो ये जो ये डोर्स हैं ये क्लोज कर देंगे। अब इनको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, कॉर्डी टेंडनी करते हैं। क्या मतलब है, देखिए कॉर्डी टेंडनी धागे की तरह की स्ट्रक्चर है। जब इनको खोलना होगा ना, ये कंट्रैक्ट करेंगी और ये जो डोर्स हैं ऐसे नीचे की तरफ खुल जाएंगे। क्लियर, तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के पास आएगा, और जब बैक फ्लो होने लगेगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगे ये धागे, और ये डोर्स दोबारा क्लोज हो जाएंगे। दोबारा समझना है, इनकी पोजीशन ऐसे होती है, ऊपर से अगर ब्लड आएगा तो खुल जाएंगे, और अगर नीचे से ब्लड जाने लगेगा तो ये धागे ढीले पड़ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर ये ऐसे इस स्टेट में आ जाते हैं। तो बैक फ्लो जो होता है ना वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ, इसको रोकने के लिए यहाँ पर पेपिलरी मसल और साथ साथ उसके कॉर्डी टेंडनी, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और बैक फ्लो को रोकते हैं। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, जब भी बोर्ड में ये सवाल है तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद होगी तो इंशाल्लाह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी आपका रॉन्ग नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ज़रा हम इंटरनली देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है और यह यहाँ पर वर्किंग कैसे हो रही होती है। तो साथ साथ फॉसा ओवैलिस, इसको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। फॉसा ओवैलिस जो है ये बेसिकली ओपनिंग है, ये ऑलरेडी ये बात डिस्कस हो चुकी है। किन के दरमियान बेटा, बिटवीन एट्रिया, बिटवीन एट्रिया, दो एट्रिया के दरमियान जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं, फॉसा ओवैलिस कहते हैं। ये किस स्टेज में होती है, ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होती है। फिर ये ओपनिंग क्लोज होती है जी आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाती है बेटा, क्लोज हो जाती है। और कुछ लोगों के अंदर ये ओपनिंग रहती है, ठीक है, ये जगह क्लोज नहीं हो सकेगी, तो हम कहते हैं कि उन बच्चों के दिल के अंदर सुराख हो गया है, वो असल में ऑलरेडी मौजूद होता है। बर्थ के बाद ऐसा ऐसा ये बंद हो जाता है, बर्थ के बाद ये क्लोज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, फिर भी हमें यहाँ पर एक ग्रूव, एक खड्डा सा नज़र आ रहा होता है। क्लियर हो गया। तो फॉसा ओवैलिस के बारे में ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद डक्टस आर्टीरियोसस क्या है। डक्टस आर्टीरियोसस एक ऐसी डक्ट है, ये एक ऐसी नाली है जो दो नालियों को, दो बड़ी मेजर नालियाँ हैं जिनको कनेक्ट करती है। ये ऐसी डक्ट है जो पल्मोनरी ट्रंक और इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टेमिक एओर्टा है, सिस्टेमिक एओर्टा, इन दोनों को कनेक्ट करती है। ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एक नाली हमें नज़र आती है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और ये है सिस्टेमिक एओर्टा, इन दोनों के दरमियान एक नाली होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है। ये एक नाली है जो दोनों को कनेक्ट करके रखती है। अब इसका क्या काम होगा भाई, जो बात पहले डिस्कस हुई है कि एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड ना आए, तो वहाँ पर फोरामेन ओवैलिस था। अगर थोड़ा बहुत ब्लड आ भी गया राइट वेंट्रिकल के पास, तो वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जैसे ही ब्लड जाएगा तो आगे लंग्स वाले रास्ते की तरफ नहीं जा सकेगा। वहाँ से एक डक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं। इसके ज़रिए किस में आ जाएगा, ये सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर आ जाएगा, फिर पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट किया जाएगा। तो ये काम होता है किसका, डक्टस आर्टीरियोसस का। बाद में ये सिंपल एक जो हमारे पास बैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाद में पैदा होने के बाद ये दोनों नालियों के दरमियान एक कॉर्ड बनी हुई होती है, एक पट्टी बनी हुई होती है, जिससे वाज़ेह होता है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर यहाँ पर क्या था, एक डक्टस आर्टीरियोसस यानी एक छोटी सी नाली थी या डक्ट थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल्स ये छोटे छोटे मसल्स हैं, ये फोल्ड्स हैं जो हमें कहाँ नज़र आते हैं, ये हमें वेंट्रिकल्स के अंदर नज़र आते हैं। वेंट्रिकल्स के अंदर इनका काम क्या होता है, ये ख़ास तौर पे कॉर्डी टेंडनी के साथ मिलकर जो वॉल्व हैं, वॉल्व उनको ओपन या क्लोज करते हैं, ओपन या क्लोज करने का काम करते हैं पेपिलरी मसल्स। और ये जो कॉर्डी टेंडनी है ये वही छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, धागे हैं, जो किसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, पेपिलरी मसल्स के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और वॉल्व्स को ओपन या क्लोज कर रहे होते हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये एक जनरल सर्कुलेशन देख लेते हैं कि इसमें ब्लड की सर्कुलेशन कैसे हो रही है, क्योंकि ये हमारे इस पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर जनरल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जितनी तरह के वॉल्व हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब जनरल सर्कुलेशन देखते जाएँ बेटा। ये सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा या कोरोनरी साइनस से ब्लड किस में आएगा, राइट एटीएम के अंदर आएगा। ठीक हो गया। तो राइट एटीएम से ब्लड किस में जाएगा,
ये इस डोर को क्रॉस करते हुए देखें, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो होल नज़र आ रहा है, छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इसको क्रॉस करते हुए ब्लड किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल के पास आएगा। राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड पंप करेगा, ये किस में जाएगा बेटा, ये जो नाली है ना, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। तो ब्लड जाएगा बेटा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। फिर पल्मोनरी ट्रंक से आगे पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन के ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए किस में आएगा बेटा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर आएगा। और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड इस अपर्चर को क्रॉस करते हुए, अपर्चर होल को कहते हैं, सुराख को कहते हैं, किन के दरमियान है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, इसको क्रॉस करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को कंट्रैक्ट करेगा, इसके मसल जो कंट्रैक्ट जैसे होंगे, तो एक तो यहाँ पर हम पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस हो चुकी है, सिस्टेमिक एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी निकलती है जो पूरे हार्ट को ब्लड की सर्कुलेशन कर रही होती है। इसके बाद ये सिस्टेमिक एओर्टा है, इसको क्या कहते हैं बेटा, सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा। ब्लड जाएगा बेटा इसमें सिस्टेमिक एओर्टा से ऊपर, ये जैसे ही बल्ज कर रही होती है, ये ऐसे फोल्ड हो रही होती है या ऐसे कर्व हो रही होती है, ठीक है, सिस्टेमिक एओर्टा। तो वहाँ से ऊपर से 3 नाले निकलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक आर्चेस कहते हैं, सिस्टेमिक आर्चेस या सिस्टेमिक डक्ट्स, ये निकलती हैं। और एक जो है वो हमारे ख़ास तौर पे हेड को ब्लड देगी, और दूसरी जो है ये हमारे नेक रीजन को ब्लड देगी, और तीसरी जो है हमारे जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, उनको ब्लड देगी। तो बैक से होते हुए जैसे ही ये नीचे से डिसेंड होती है, जैसे ये हमारा हार्ट है ना, बैक से होते हुए ये नीचे की तरफ ऐसे कर्व होगी। कर्व होने के बाद ये एब्डोमिनल रीजन में जाएगी, और एब्डोमिन में जाने के बाद, हमारे पेट वाले हिस्से में जाने के बाद ये आगे ब्लड को देती है। किसको, ज़रा हम वो देखते हैं, रीनल आर्टरी के ज़रिए ये किडनी को, क्लियर, और इसके अलावा हमारे लीवर को, इसके अलावा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ब्लड देगी। और साथ साथ कुछ यहाँ पर नालियों के नाम लिखे हुए हैं जिनको हम कहते हैं इलियक आर्टरीज, इलियक आर्टरीज हम उन्हें कहते हैं। ये इलियक आर्टरीज जो हैं ये मिलकर किसको ब्लड दे रही होती हैं, हमारे ख़ास तौर पे लेग्स को ब्लड दे रही होती हैं। क्लियर हो गया बेटा, तो ये ब्लड कहाँ तक पहुँचेगा, लेग्स तक पहुँचेगा। फिर पूरी बॉडी से जो ब्लड है, खासतौर पे लेग से जो ब्लड है, वो किस से आएगा आगे फर्दर, लेग से डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इलियक वेन के ज़रिए, इलियक वेन के ज़रिए आगे वेना केवा में जाएगा, वेना केवा में जाएगा, एक बड़ी नाली में जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ बातें और जो आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे डायरेक्ट ब्लड ये हमारे जो वेना केवा इसमें नहीं जाता, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्लड है ये आगे हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए, हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए ये ब्लड किस में जा रहा होता है, ये जाता है बेटा लीवर के पास। किसके पास जाएगा बेटा, लीवर के पास। और लीवर से एक वेन निकलती है जिसका नाम है हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। ये आगे फर्दर ब्लड को भेज रही होती है एट्रिया के अंदर। ये ब्लड को कहाँ भेजेगी बेटा, एट्रिया के अंदर। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि इनकी जनरल सर्कुलेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हुआ क्या है। ये जो एओर्टा है ये नीचे डिसेंड हुई थी, इसके बाद इसने एब्डोमेन में मौजूद हमारी किडनी, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ब्लड दिया, और इसके अलावा इलियक आर्टरी की शक्ल में हमारी लेग्स को ब्लड दिया। फिर वहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी क्या करना है बेटा, कलेक्ट करना है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कलेक्ट होगा, ये जो टांगों से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इलियक वेन के ज़रिए वो इकट्ठा होता है और उसको वेना केवा में डाला जाता है। और आपको पता है कि लोअर साइड से जो वेना केवा आ रही होती है इन्फीरियर वेना केवा है, लेकिन बाकी हर जगह से, चाहे वो हमारे गुर्दे हैं, चाहे वो बाकी हिस्से हैं, वहाँ से ब्लड भी वेना केवा में जा रहा होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ये डायरेक्ट जो है वो आगे नहीं जाता। फिर ये किस में जाएगा, ये पहले जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में जाएगा। फिर लीवर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, हार्मफुल जो ड्रग्स हैं उनके इफेक्ट को ख़त्म करेगा। फिर लीवर से एक नाली निकलती है जिसका नाम हेपेटिक वेन है, उसके ज़रिए आगे एट्रिया के अंदर ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है। ये सिंपल जनरल सर्कुलेशन थी।
और इससे पहले हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी है। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन थी उस सब को हमने इकट्ठा किया, साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की है। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने वॉल्व को जो ह्यूमन हार्ट के अंदर मौजूद है उनको हमने डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।